एज ऑलवेज इसको शेयर कर दूंगा आफ्टर वंस द वीडियो इज ओवर। अच्छा, छोटी सी चीज है, अगर बाई चांस लाइट चली जाती है तो वही 2 मिनट देना मेरे को, मैं दोबारा अल्टरनेट कनेक्शन से कनेक्ट करके स्टार्ट कर दूंगा। सबको स्क्रीन दिख रहा होगा मेरा कंप्यूटर का? यस सर। ठीक है, दिख रहा है बेटा? एक बार बोल दो, आवाज नहीं आई। यस सर। ठीक है, तो बच्चों आज हम जो करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप लोग इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा, बाद में वीडियो लेक्चर देख के पॉज कर करके समझ लीजिएगा, क्योंकि ये कंसेप्ट काफी यूज होगा। ये कंसेप्ट है हमारा जीआईएफ का। जीआईएफ इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो फंडा ये होता है कि हमारे पास अगर हमारे पास कोई भी एक्स है, मतलब कोई भी रियल नंबर है, तो एनी रियल नंबर एक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द इंटीग्रल पार्ट इन दिस दैट नंबर प्लस द फ्रैक्शनल पार्ट इन दैट नंबर। ठीक है, दैट इज ट्रू फॉर एनी एक्स दैट बिलोंग्स टू अ रियल नंबर। ये सिर्फ रियल नंबर के लिए ही कंसेप्ट एप्लीकेबल है, ये ध्यान रखना। तो ये जो होता है स्क्वायर ब्रैकेट्स में, दिस इज नोन एज जीआईएफ विच इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आप में से ज्यादातर लोगों ने पढ़ रखा होगा, और ये आईआईटी के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके आसपास या इसके अराउंड बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, और ये हर टॉपिक में आ सकता है, अलजेब्रा में भी आ सकता है, कैलकुलस में भी आ सकता है, हर जगह। ये जो दूसरा पार्ट है, दिस इज नोन एज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट। तो कोई भी आपके पास जो रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर जो होता है, उस रियल नंबर में एक इंटीजर पार्ट कंटेंट होता है, और बाकी इंटीजर पार्ट के अलावा जो बच गया वो फ्रैक्शनल पार्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप बोलते हैं 3.7, तो 3.7 का अगर आप बोलेंगे कि 3.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना है, तो 3.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है 3। कैसे डिफाइन करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर? ग्रेटेस्ट इंटीजर हम लोग डिफाइन करते हैं नंबर लाइन पे, जैसे कोई भी नंबर आओ के पास, एक बार नंबर लाइन बना लेता हूं। जैसे ये नंबर लाइन बन गई हमारी, तो नंबर लाइन पे हमारा जो नंबर है एक्स, हमारा जो जीआईएफ होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर, उस नंबर एक्स से हमेशा छोटा होता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू एक्स। इक्वल कब होगा? इक्वल होगा अगर एक्स इंटीजर हो गया। इफ एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, देन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज इक्वल सेम एज एक्स। मेरे ख्याल से ये चीज ज्यादातर बच्चों को पता होगी। अगर किसी को नहीं पता है तो वो इसको अच्छे से कर लेना, रिवाइज कर लेना नेट से या कहीं से भी, जो भी किताब है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। बच्चों एक नेगेटिव में ध्यान रखना, तो अगर तुम किसी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेते हो, जैसे सपोज करो मैंने एक्स को यहां पे लिया, ठीक है, तो अगर मैं एक्स यहां पे लेता हूं, तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो इसके लेफ्ट में होता है हमेशा। नंबर लाइन पे ग्रेटेस्ट इंटीजर इज ऑलवेज ऑन द लेफ्ट साइड। जो नियरेस्ट इंटीजर है एक्स के लेफ्ट साइड पे, दैट इज नोन एज ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो अगर एक्स तुम्हारा यहां पे आए 1 और 2 के बीच में, तो ये 1 जो है ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। क्लियर होगी ये चीज? अब सपोज करो अगर यहां पे है आपका एक्स, एक्स किसके बीच में है? -1 और -2 के बीच में है, तो जीआईएफ कितना हो जाएगा? -2। इसका जीआईएफ हो जाएगा, इस वाले एक्स का जीआईएफ हो जाएगा -2। बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड पे होगा नंबर लाइन के, जो सबसे पहला इंटीजर आएगा वो जीआईएफ होगा। तो अगर कोई बोलता है -8.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना है, तो -8.2 का ग्रेटेस्ट कितना हो जाएगा? -9। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा नंबर से कम होगा, ये ध्यान रखना। और नेगेटिव में नंबर जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे वैसे कम होते हैं। -9 जो है -8.2 से छोटा है। एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ी है, लेकिन पूरी वैल्यू -9 जो है -8.2 से छोटा कहलाएगा। सिमिलरली -11.3 है, कितना हो जाएगा -11.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर? -12। ये मेरे ख्याल से सबको क्लियर होगा। इसमें अगर किसी को कुछ पूछना है तो एक बार पूछ लो, उसके बाद मैं आगे चलता हूं यहां से, वरना ठीक है। तो ये क्लियर है इसका मतलब। अब इसमें एक चीज और आती है, इसमें आता है कि आपको कोई भी नंबर है एक्स, तो जैसा हमने कहा एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ये दो चीजें, ये चीज आती है। तो ये दोनों अलग अलग फंक्शन है, एक है जीआईएफ और एक है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन। इनके ग्राफ्स भी देखेंगे हम, और इनको यूज करके कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और किस तरह के क्वेश्चन इनके आसपास आते हैं, वो भी आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना सारे लोग, जो भी बुक्स आपके पास होंगी, नहीं तो इंटरनेट से रिवाइज कर लेना। तो कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ चीजें इसकी देख लेते हैं। सबसे पहली बात, जैसे सपोज करो 7.3 है, तो 7.3 अगर एक्स है आपका, तो 7.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा। आप कैसे लिखेंगे? इसे ऐसे लिखेंगे आप, 7.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 7.3 का फ्रैक्शनल पार्ट। तो इस 7.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा? 7 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो जाएगा? 0.3। ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है ना बच्चों, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 1 से कम होगा और 0 से बड़ा होगा। ये फ्रैक्शनल पार्ट आपका 0 हो सकता है अगर एक्स इंटीजर हुआ। इफ एक्स इज इंटीजर, देन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू 0। किसी को कुछ भी पूछना होगा तो साथ साथ पूछते जाना इससे रिलेटेड जो भी चीज होगी, ठीक है? फ्रैक्शनल नंबर दिया हो तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट कैसे आएगा? बच्चे आवाज बहुत कम आ रही है, थोड़ी धीरे आ रही है, थोड़ा तेज बोलो। नंबर तो फ्रैक्शनल पार्ट आ सकता है?
क्या बोल रहे हो? फ्रैक्शनल पार्ट इरेशनल नंबर होगा तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट कैसे लिखेंगे? बेटा, इरेशनल नंबर होगा तो फ्रैक्शनल पार्ट कैसे लिखेंगे? जितना भी मतलब उसके उसमें से तू ग्रेटेस्ट इंटीजर हटा दे और जो भी बच गया वो फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। जैसे सपोज कर तू इरेशनल नंबर ले रहा है, अब इरेशनल नंबर तू पूरा नहीं लिखेगा ना। इरेशनल नंबर तू लिखेगा कैसे? अगर तू लिखता है 1 पॉइंट, जैसे √2 है, ठीक है, तो तू √2 को क्या बोलेगा? सपोज कर तू √2 को बोलता है 1.414, या कुछ और भी लिख सकता है आगे। सपोज कर ये हो गया। तो अगर तू इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेगा पूरे का तो वो आएगा 1। और अगर तू इसका फ्रैक्शनल पार्ट लेगा, अगर तू फ्रैक्शनल पार्ट √2 लेगा तो कितना आएगा? वो आ जाएगा 0.414। जितना भी है, जितना भी इरेशनल पार्ट है, सारा का सारा आ जाएगा इसके अंदर। तो बेसिकली जो भी नंबर तेरा एक्स है, रियल नंबर के लिए है, तो इरेशनल नंबर का भी होगा, रैशनल नंबर का भी होगा, दोनों का होगा। तो किसी भी नंबर एक्स में से तू उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर घटा दे, तो जो बच जाएगा वो सीधा फ्रैक्शनल पार्ट होगा। ओके सर। ठीक है, किसी को और कुछ पूछना है इसमें भी? चलो मैं यहां से आगे चल रहा हूं। बच्चों, इसमें दो तीन चीजें जो कि थोड़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी, एक बार एक एक करके देख लेते हैं। जैसे हमने ये कहा कि x, कोई भी नंबर x जो है, दैट इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। इसके बाद हमने दो तीन चीजें देखी। पहली चीज हमने देखी, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू x। दोनों इक्वल हो जाएंगे अगर x इंटीजर हुआ। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है वो हमेशा आपका 1 से कम होगा और 0 से बड़ा होगा, ये भी हमने देखा। अब जैसे सपोज करो आपका x है -7.6, तो -7.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा बच्चों? -8 -8। फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा? -0.6 0.6 नहीं नहीं नहीं, यहाँ, हाँ यहाँ बच्चे गलती करते हैं, थोड़ा ध्यान से समझ लो। यहाँ थोड़ा गलती होती है, बच्चे ध्यान से समझ लो। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है। तो एक बात ध्यान रखना, अगर नंबर नेगेटिव भी है तब भी उसका फ्रैक्शनल पार्ट पॉजिटिव ही रहेगा, इसको आपको याद रखना है। अब हम कैसे करेंगे? आप फॉर्मुला लगा दो, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो इसमें ये पुट कर दो x की जगह। तो आप कहोगे -7.6 विल बी इक्वल टू फ्रैक्शनल ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -7.6 व्हिच इज -8 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -7.6। तो आप अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -7.6 देखेंगे तो माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -7.6 विल कम आउट टू बी 8 - 7.6 विच इज इक्वल टू 0.4। इसको ध्यान रखिएगा। अगर 7.6 होता तो 7.6 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना है? 0.6। कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर -7.6 है तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो गया? 0.4। ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखिएगा कि अगर नंबर नेगेटिव में होता है तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट जो है किस तरीके से निकालना है आपको। बेस्ट सजेशन तो यही है कि ये वाला इक्वेशन लगा लो, ये वाला जो रिजल्ट है तो वो वहां से आ जाता है अपने आप। ये जो x का रिजल्ट है कि x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, सीधा वही लगा लो ये वाला, तो इससे सीधा आपका रिजल्ट आ जाएगा कि भाई कितना होने वाला है। ठीक है, तो हमको ये ध्यान रखना है कि नेगेटिव नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट भी पॉजिटिव होगा। तो भाई -7.3 का कितना होगा फ्रैक्शनल पार्ट? बताओ सब लोग जल्दी। -7.3 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.7। 0.7, बिल्कुल सही। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए इसके अंदर कि 0.7 होगा। कैसे निकाला हमने? हमने कहा -7.3 इज इक्वल टू -7.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -7.3। अब 7.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया -8, तो -8 को इधर ले जाओ, वो हो जाएगा 8 - 7.3 विच इज 0.7। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -7.3 इज 0.7। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है। अब एक दो छोटी छोटी चीजें आएंगी इसी में, वो एक बार देख लो, वो भी पता होनी चाहिए बच्चों। अगर नंबर पॉजिटिव आपका, देखो अगर नंबर पॉजिटिव है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई बोलता है कि 11.8 उसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना है, तो आपको पता है 11.8 का फ्रैक्शनल पार्ट है 0.8, कोई दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि पॉजिटिव वाला पार्ट आ जाएगा। लेकिन अगर कोई बोलता है -11.8, तो -11.8 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा भाई? आपको पता है, बताओ कितना होगा? 0.0। 0.2। 0.2। 0.2। इसका एक रिजल्ट होता है, वो रिजल्ट ये है जो आपके सामने बोर्ड पे लिख रहा हूं। माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, अगर इसका निकालना है आपको, माइनस एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है, तो दिस इज गिवन बाय 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ये एक रिजल्ट होता है। बस इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू इंटीजर। ये जो मैं लिखवा रहा हूं ये वाला आईआईटी ने एक बार यूज किया था एक क्वेश्चन में, और वहां गड़बड़ हो आती है अगर आप इसको ध्यान नहीं रखेंगे। तो इसलिए आप इसी को ध्यान रखिएगा कि एक्स जो है वो इंटीजर होना जरूरी है। तो एक्स इंटीजर होना जरूरी है, तभी ये रिजल्ट वैलिड होगा। ठीक है, ये अदरवाइज इसको आप यूज कर सकते हैं, ये किसी किसी क्वेश्चन में सिंप्लीफाई करने के लिए मदद होगा। वैसे तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि हमेशा जहां भी फंसते हो इसको यूज कर लो। वैसे आप फंसोगे नहीं क्योंकि एक बार बेसिक आइडिया समझ में आ गया तो हो जाएगा। और ये मेन चीज है, इसको हमेशा माइंड में रखना। अगर कहीं पे भी तुम्हारा फ्रैक्शनल पार्ट नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा हो क्वेश्चन में, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। क्लियर है यहां तक? अगर यहां तक क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं यहां से। यस सर। ठीक है, अगली चीज जो है बच्चों, एक और चीज जो ध्यान रखनी है वो ये है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के एक प्रॉपर्टी है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, जैसे सपोज करो किसी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल रहे हो आप, तो आपको पता है कैसे निकालना है, उसका फ्रैक्शनल पार्ट हटा दो
और सबसे क्लोज इंटीजर देख लो जो नंबर लाइन पे उसके लेफ्ट में है। एक और रिजल्ट है x प्लस माइनस इंटीजर। अगर कोई x है उसके साथ आपने प्लस माइनस इंटीजर कर दिया तो दैट इज गिवन बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस माइनस इंटीजर। इंटीजर बाहर हो जाएगा। एग्जांपल जैसे सपोज करो कोई कहता है 7.3 माइनस 2 का निकालना है तो कितना हो गया 5.3। तो 5.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा 5 होगा, हमको पता है 5.3 का 5 होगा। तो इसको आप लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 7.3। ये सीधा हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 7.3 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 7 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 5। तो एक ये रिजल्ट याद रखना, ये जो दो डिब्बे में दोनों रिजल्ट याद रखना। और भी बहुत सारे रिजल्ट आएंगे लेकिन टू स्टार्ट विद लेट्स स्टार्ट विद दीस बेसिक रिजल्ट्स। किसी को कुछ पूछना है अब तक जो मैंने कराया है तो पूछ लो, वरना मैं यहां से आगे चलूंगा, इनके ग्राफ्स वगैरह डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेट्स प्रोसीड। अच्छा मैं बोलना भूल गया, जिन भी बच्चों का कल आईआईटी का एग्जाम है, जो आईआईटी का एग्जाम देने जा रहे हैं, उन सबको बेस्ट ऑफ लक है। अच्छे से देना, बिना पैनिक हुए और बिना कंफ्यूज हुए पेपर में। आराम से सेलेक्ट करना क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चन का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। तो x इज इक्वल टू, जो हमने देखा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब जैसा हमने नंबर लाइन पे देखा था, नंबर लाइन पे क्या हो रहा है मेरा, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि 1 से 2 के बीच में x कहीं भी हो, आपका x 1 से 2 के बीच में आप कहीं भी ले लो। सपोज करो यहां ले लो, या यहां ले लो, या यहां ले लो, या यहां ले लो, कहीं भी ले लो, मतलब 1 और 2 के बीच में। तो x अगर आपका 1, बच्चों अगर कोई नंबर इंटीजर होगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वो नंबर खुद होगा। मतलब अगर x आपका 1 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कितना हो गया, 1 ही हो गया। तो x अगर आपका 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा बच्चों, बताओ। 1। x अगर आपका 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है तो ये हो जाएगा 2, एंड सो ऑन। इस तरीके से ही चलता जाएगा। अगर नेगेटिव में देखोगे तो नेगेटिव में बोल सकते हैं कि x अगर आपका -1 से बड़ा है और 0 से छोटा है तो कितना होगा, इसका कितना होगा बताओ, -1। तो इस तरीके से ये पूरा सीरीज जाता रहेगा। अगर आप इसको प्लॉट करना चाहें ग्राफ को, तो वो ग्राफ भी हम प्लॉट कर सकते हैं। एक बार देख लेते हैं वो ग्राफ हमारा कैसा बनेगा। ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 हो जाएगा। तो ये स्टेप फंक्शन कहते हैं इसको। स्टेप फंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका ग्राफ स्टेप बाय स्टेप बनता है। तो इसका एक बार ग्राफ देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, आगे क्वेश्चन यूज होगा। ये है जीआईएफ का ग्राफ। मेरे ख्याल से ज्यादातर बच्चों को पता होगा, जिनको नहीं पता है वो भी समझ लें। और ये याद रखिएगा कि ये आगे क्वेश्चंस में भी यूज होगा। सबको दिख रहा है ना स्क्रीन? यस सर। ठीक है। तो बच्चों सपोज करो ये आपका एक्स वाई प्लेन है। तो हमने ये कहा कि अगर x तुम्हारा 0 से 1 होगा, अगर ये सपोज करो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इस तरीके से बना लेते हैं। तो अगर x 0 से बना तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, x ही होगा। तो ये बनेगा। जैसे ही x 1 हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, जैसे ही x 1 होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा बच्चों, 1। तो 1 से लेकर 2 तक कितना रहेगा, 1। जैसे ही x 2 होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा 2। उसके बाद 2 से लेकर 3 रहेगा 2। तो ये जो मैं बना रहा हूं आपके सामने, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ है। एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड ए स्टेप फंक्शन। द रीजन इज दिस ओनली, जो आपके सामने है। रीजन ये है कि ये स्टेप बाय स्टेप बढ़ता है, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे लैडर हो, क्योंकि ये लैडर जैसा लगता है, इसलिए इसको कहते हैं स्टेप फंक्शन। तो ये इसका ग्राफ है। ये आपको सबको पता होना चाहिए और याद नहीं करना है बच्चों, लॉजिक क्लियर होना चाहिए। ये ग्राफ बन रहा है इस फंक्शन का। तो ये है आपका -1। पॉइंट क्या है, जब तुम्हारा x -1 से बड़ा होगा, x -1 से बड़ा होगा और 0 से छोटा होगा, तो उस नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, -1। तो अगर आप फिगर देखेंगे तो आपको वही दिखेगा कि x जब आपका -1 से 0 के बीच में, देखो यहाँ पे, तो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो गया, -1। सिमिलरली -2, -3 एंड सो ऑन। तो दिस इज ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। बच्चों मैंने अभी ग्राफ शुरू नहीं कराया आपको, ग्राफ में अगली क्लास से शुरू कराऊंगा, अगर ये खत्म हो जाएगा मेरा आज, अगली या उससे अगली जब भी कराऊंगा। और ग्राफ में हम पहले बेसिक ग्राफ करेंगे, उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ करेंगे। तो अभी जैसे मैंने आपको y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ग्राफ बना दिया, तो मैं यही बता के छोड़ रहा हूँ। अगर आपको 2 टाइम्स इसका निकालना हो, 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 7 माइनस समथिंग, तो ये सब ग्राफ में बाद में कराऊंगा। अभी स्टेप बाय स्टेप नहीं करा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप करा रहा हूँ, मतलब एक एक चीज करा रहा हूँ, छोटी छोटी, जो ना समझ में आए पूछते जाओ, उसके बाद आगे चलेंगे। तो ये बच्चों ग्राफ है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का, जीआईएफ का। क्लियर है सबको? ये यस इंपॉर्टेंट है बच्चों ये। अब इसी के साथ, इसी फिगर में एक काम करते हैं, एक और चीज देख लेते हैं। यहां पे हम देख लेते हैं फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ, वो भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। फ्रैक्शनल पार्ट के ग्राफ में क्या होगा, यह सब उसके ऊपर बना लेता हूं। फ्रैक्शनल पार्ट में एक चीज ध्यान रखना, फ्रैक्शनल पार्ट पीरियडिक होता है। पीरियडिक का मतलब क्या है, जैसे 2.2 का फ्रैक्शनल पार्ट लोगे तो 2.2 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा, 0.2। 3.2 का लोगे तो 3.2 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा, 0.2।
ऐसी 4.2 का लूं तो फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा 0.2। तो ये जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है ये पीरियडिक फंक्शन होता है, मतलब हर एक के बाद ये रिपीट होता है। तो हम ये बोलते हैं कि अगर x मेरा 0 से 1 है, जरा सोच के बोलना, सपोज करो x 0 से 1 है, ठीक है, x अगर 0 से 1 है बच्चों, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x कितना होगा, जरा बताओ मेरे को। 0 0। और फ्रैक्शनल पार्ट x कितना होगा, सोच के बोलना। अगर x 0 से 1 के बीच में है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कितना होगा। 0 से 1 हाँ वैल्यू बताओ कितनी होगी। x x, बहुत बढ़िया, x ही तो होगा। जरा सोचो, x जितना भी है, अगर मैं ये बोल रहा हूं कि x 0 से 1 के बीच में, मान लो 0.3 है, तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो गया, x ही तो हो गया, 0.3 तो हो गया। अब सोच के बताना, अगर x तुम्हारा 1 से 2 के बीच में होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, 1 1। और फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा, सोच 1 के से बोलना, 2 बोलो फ्रैक्शनल पार्ट Z कितना होगा। -1 x -1 x -1, बहुत बढ़िया। क्यों होगा, बिकॉज x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। नाउ x इज बिटवीन 1 and 2, तो इफ x इज बिटवीन 1 and 2 देन दिस विल बिकम 1। ये 1 से 2 के बीच में ये 1 हो जाएगा, तो ये फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो गया, x -1। सिमिलरली x अगर तुम्हारा 2 से 3 के बीच में होगा बच्चे, तो फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा बताओ जरा, 2 x -2 एंड सो ऑन। तो अगर तुम इनको प्लॉट करोगे कि x 2 to 3 में ये प्लॉट कर दो, x 1 to 2 में ये प्लॉट कर दो, 1 to 2 में ये प्लॉट कर दो, 0 से 1 में ये प्लॉट कर दो, तो आपको जो ग्राफ मिलेगा वो आपके सामने बोर्ड पे है, मैं बना रहा हूं उसको। दैट विल बी समथिंग लाइक दिस। ये 1 की लाइन हो गई, 1 कभी होगा नहीं, ध्यान रखना, 0 से शुरू होगा, 0 से लेके जब तक तुम्हारा x 1 नहीं होता तब तक ये x ही रहेगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा। और ध्यान रखना, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। अगर आपका x नेगेटिव है तब भी फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन पॉजिटिव रहेगा। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का मैं ग्राफ बना रहा हूं अब आपके सामने। आप में से ज्यादातर बच्चों को पता होगा, जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा, जिनको नहीं पता वो अच्छे से पढ़े इन चीजों को, क्योंकि बच्चे ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ये एबीसीडी है आईआईटी मैथ्स की। तो अगर ये फंडे क्लियर नहीं होंगे तो आगे जाके आप फंसोगे। तो ये जो मैं ग्राफ बना रहा हूं ये बन रहा है फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का ग्राफ। ये पीरियडिक फंक्शन है जिसका पीरियड 1 होता है, और इसको हम यूज करेंगे आगे क्वेश्चंस में। इस तरीके से इसका ग्राफ बनता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। अगेन मैं अभी बेसिक ग्राफ कराया है, अभी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कराया है, बाद में हम इसके वेरिएशंस करेंगे। किसी को कुछ पूछना है इसमें तो पूछ लो एक बार। ये जो लाइन है ये 1 की है, याद रखिएगा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन 1 कभी भी नहीं होगा, हमेशा 1 से कम रहेगा। और इसको भी ध्यान रखिएगा जो मैंने अभी बताया था, माइनस फ्रैक्शनल पार्ट, किसी कोई माइनस एक्स है उसका फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है तो यू कैन से 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्रोवाइडेड एक्स इज नॉट एन इंटीजर। एग्जांपल देख लो, अगर कोई कहता है -7.8 का निकालना है, तो -7.8 का तुम्हें पता है कितना होता है, 0.2। कैसे निकलेगा, 1 माइनस 7.8 का फ्रैक्शनल पार्ट, 7.8 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो गया 0.8, तो ये हो गया 1 माइनस 0.8 विच इज इक्वल टू 0.2। तो नेगेटिव नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा, जो कि ग्राफ से भी पता चल रहा है। तो इसको देख लीजिए, कुछ पूछना है पूछ लीजिए, उसके बाद हम यहाँ से आगे चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चे जो हम कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। पूछो, कुछ पूछना है किसी को तो, नहीं तो आगे चलूंगा। चलें बढ़े आगे बच्चों, बढ़े आगे। सबको आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ठीक है, चलो बच्चों लेट्स प्रोसीड। अगली जो चीज आती है, जैसे हमने ये कहा अभी कि अगर मेरा x 2 से 3 के बीच में है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होगा, ये जैसे हमने देखा। तो सपोज करो, हमेशा ध्यान रखना कि इफ उल्टा भी सही है, इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू लेट्स से n, वेयर n लेट्स से इज सम इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर। बच्चों अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x का n है तो x कहां से कहां तक हो सकता है, जरा बताना सोच के। सर n के इक्वल या ग्रेटर और n+1 से लेस। बिल्कुल सही। मेरे ख्याल से ये चीज सबको पता होगी जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, जिनको नहीं पता वो मुझसे पूछ लेना, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बेसिक फंडे हैं बच्चों। और तुम लोगों को ये सारी चीजें रिवाइज करनी है, जहां से भी करो, अपनी किताबों से करो, नेट से करो, यूट्यूब के लेक्चर से करो, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो अगर कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू n, दैट इंप्लाइज x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू n, x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू n, n से बड़ा होगा या n के इक्वल होगा, एंड लेस देन इक्वल टू n+1। इसका मतलब हुआ अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू 3 है तो इसका मतलब हुआ जो आपका x है वो 3 से 4 के बीच में होगा। ये दोनों है, इंप्लाइज एंड इंप्लाइड बाय, ये इसको इंप्लाई करेगा, ये इसको इंप्लाई करेगा। ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ है ये सबको क्लियर है? यस किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लेना इसमें। तो बच्चों इसमें देखो अब किस तरीके की चीजें बन सकती हैं। सो कोई कहता है, somebody says solve for x,
solve for x if greatest integer of x minus 1 by 2 is equal to 3। सपोज करो कि इस टाइप का कोई दे देता है कि भाई ऐसा होगा, तो मुझे ये बताओ कि ये जो अंदर वाला है x minus 1 by 2, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 है। इसका मतलब ये जो x minus 1 by 2 है ये कहां से कहां तक जाएगा? सर 3 मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 एंड लेसर देन 4। बिल्कुल सही बात है। तो फंडा ये है बच्चों कि अगर कोई भी कभी बोलता है इस तरीके से कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ fx, लेट्स से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ fx ले लिया मैंने, इज इक्वल टू 3, तो इसका मतलब हुआ जो fx है वो पक्का 4 से कम होगा और 3 या 3 से बड़ा होगा या 3 के इक्वल भी हो सकता है, क्योंकि कोई भी नंबर जिसका जो 3 और 4 के बीच में उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 आ जाएगा। तो अगर आपको ये दिखता है तो आप सीधा ये कह सकते हैं कि fx जो है 3 से 4 के बीच में होगा। तो सिमिलरली अगर ये क्वेश्चन है तो इसमें मैं कह सकता हूं कि जो x माइनस 1 बाय 2 है, x माइनस 1 बाय 2 है वो आपका पक्का 4 से कम होने वाला है क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 है, और 3 या 3 से ज्यादा होने वाला है, ये बनेगा। तो इसको आप सोल्व करेंगे तो यू कैन से दैट x माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 6, सॉरी लेस देन इक्वल टू नहीं आएगा, लेस देन 8 आएगा बस, क्योंकि वहां पे इक्वलिटी नहीं है, इनइक्वलिटी है। तो ये आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 6 माइनस 1। तो यू कैन से x विल बी लेस देन 9 बट ग्रेटर देन इक्वल टू 7। तो ये बन जाएगा आपका, इसका आंसर ये आ जाएगा। ये क्लियर है सबको? किसी को कुछ पूछना है तो पूछो इसमें बच्चों, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो एक बार, वरना मैं आगे चल रहा हूं यहां से अब। ठीक है, सर एक बार रिपीट कर दो। एक बार रिपीट कर दूं। बच्चों देखो मैं ये बोल रहा हूं, सपोज करो कोई तुमको कहता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 1 बाय 2 इज इक्वल टू 3, लेट से ये किसी ने दे दिया आपको, और कोई बोलता है कि x की वैल्यू निकालो। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ जिस चीज का ग्रेटेस्ट इंटीजर ले रहे हो तुम, वो चीज 3 से 4 के बीच में होगी, क्योंकि वो चीज 3 से 4 के बीच में होगी तभी तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 आएगा। पहले बताओ ये समझ गए बात जो मैंने बोली अभी? यस सर। इसका मतलब ये जो चीज है x माइनस 1 बाय 2, तो आपका जो x माइनस 1 बाय 2 है ये कहां से कहां तक वेरी करेगा भाई? x 3 से माइनस 1 बाय 2 जो है आपका 4 से कम होना चाहिए, क्योंकि 4 से कम होगा तभी ग्रेटर देन इंटीजर 3 आएगा, और ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होना चाहिए। ये आपका 3 से 4 के बीच में लाई करेगा x माइनस 1 बाय 2। अगर ऐसा नहीं होगा तो उसका ग्रेटर इंटीजर कभी भी 3 नहीं आ सकता। ये क्लियर है? पहले ये बताओ। यस सर क्लियर। बस हो गया, उसके बाद इसे सोल्व कर लो तो ये आ जाएगा x इज लेस देन 9 बट ग्रेटर देन इक्वल टू 3 दूनी 6 और 1 7। ये इसका आंसर हो गया बच्चे। इसका मतलब क्या हुआ देखो, इसका मतलब हुआ अगर कोई मुझे बोलता, चलो वो मैं बाद में कराता हूँ वरना कंफ्यूज हो गया बिना बात के। अभी इसको देख लो, समझ में आ रहा है? कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लेना। क्लियर है? यस चलो सर। चलो, छोटी छोटी चीजें, बहुत छोटी छोटी चीजें जिससे हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। मैं बोर्ड पे लिखता जा रहा हूं, तुम लोग मुझे उसके आंसर बताते जाओगे, अपने आप आंसर निकालते जाओ और बोलते जाओ और चेक करते जाना अपने आंसर। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज लेस देन 3.3 इंप्लाइज x बिलोंग्स टू, बोलो क्या आंसर होगा? x कहां से कहां तक जाएगा बताओ? ग्रेटेस्ट इंटीजर x 3.3 से कम है। 3 से 4। सोच के बोलो बच्चों, सोच के बोलो। 2 ग्रेटेस्ट से इंटीजर 3। x इज लेस देन 3.3 इसका मतलब क्या हुआ? 3। ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या क्या हो सकता है? पूरा आंसर बताओ क्या हुआ इसका? x कहां से कहां जाएगा बताओ? से 4 से हैं? आंसर बताओ इसका। स्मॉलर देन 4। लेस देन स्मॉलर देन 4, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। इसका आंसर होगा x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से लेके 4। 4 पे ओपन होगा क्लोज होगा? ओपन सर। ओपन होगा, बिल्कुल सही है। बच्चों देखो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर x, देखो लेस देन 3.3 का मतलब क्या हुआ? 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, -1 हो सकता है, सारे नंबर हो सकते हैं। इसका मतलब जो आपका x है वो 4 से कम होना चाहिए, क्योंकि अगर x 4 हो गया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 हो जाएगा। तो x अगर 4 या 4 से ज्यादा हो गया तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी। इसका मतलब इसका आंसर ये होगा माइनस इंफिनिटी से लेकर 4 कहीं भी हो x, आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा 3.3 से कम, 3.3 से कम आएगा। और 3.3 को कंफ्यूज करने के लिए दे रहा है। 3.3 का मतलब बेसिकली अगर कोई बोलता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज लेस देन 3.3, सपोज करो कोई तुमको देता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज लेस देन 3.3, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू सेइंग दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू 3 और 2 और 1 और so on। क्लियर है ना ये चीज? तो यस सर। ठीक है। अब मैं ऐसी छोटी छोटी चीजें लिख रहा हूं यहाँ पे और तुम लोग मुझे उसका आंसर दोगे। किसी को पूछना है तो मुझसे पूछ लो, अभी कुछ यहाँ पे पूछना है तो इससे कंसेप्ट से रिलेटेड। चलो आगे चलते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x
इज ग्रेटर देन 3.3, बताओ आंसर, पूरा आंसर देना है आपको, क्या होगा? x बिलोंग्स टू, बोलो। 3 to infinity. 3 से इंफिनिटी क्लोज। 3 से इंफिनिटी, बच्चे 3 से इंफिनिटी कैसे होगा? अगर बाई चांस 3 हो गया तो हाँ 4 से इंफिनिटी, 4 ओपन क्लोज, क्लोज, इसका आंसर होगा 4 से इंफिनिटी। सब लोग देख ले बच्चे, 3 से इंफिनिटी नहीं हो सकता। 3 से इंफिनिटी में अगर तू 3.2 ले ले तो 3.2 का ग्रेटर देन कितना हो गया? 3। मुझे तो 3 नहीं चाहिए ना, मुझे ग्रेटर देन 3.3 चाहिए, तो गड़बड़ हो जाएगी। क्लियर होगा मेरे ख्याल से सबको, क्लियर है? Yes, sir. अगले का आंसर बताओ। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एन, एन इज नेचुरल नंबर, बोलो आंसर। एन बिलोंग्स टू इंटीजर ले लो। n plus 1 to infinity. n plus 1 to infinity. n प्लस 1 टू इंफिनिटी, n प्लस 1 क्लोज, बिल्कुल सही, n प्लस 1 टू इंफिनिटी। मैं जानबूझ के ये बहुत छोटी छोटी चीजें करा रहा हूं बच्चों, उसका लॉजिक ये है कि थोड़ा सा फंडा हमारा क्लियर हो जाएगा। और चलो इसका आंसर बताओ। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन -1। 0 to infinity. बाकी सब लोग बोलो, देख लो एक बार बाकी सब लोग आंसर। 0 टू इंफिनिटी, बिल्कुल सही है। 0 होगा तो 0 होगा, 0 के बाद पॉजिटिव हो जाएगा। इसका बताओ, सब लोगों को निकालना पड़ेगा, कॉपी पेंसिल लेके बैठना सब लोग। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस 1/2, या मुंह जबानी भी हो जाएगा, मुश्किल नहीं है, मुंह जबानी हो जाएगा। बताओ आंसर, इसका आंसर क्या होगा? सोच के बोलना इसका आंसर, गड़बड़ हो जाएगी वरना। बोलो इसका आंसर। Sir, 2 से minus infinity से 2. Minus 7 to से 5. दोबारा बोलो, मिक्स आंसर आ रहे हैं एक बार। Minus infinity से 5. हैं? बोलो आंसर बोलो बच्चे, सुनाई नहीं दिया। Minus infinity से 2. ना माइनस इंफिनिटी से 2 नहीं है, गलत। Minus infinity से 5. Minus infinity to 3. माइनस इंफिनिटी से 5 भी नहीं है, देखो एक बच्चे ने बोला माइनस इंफिनिटी से 5, गलत है। माइनस इंफिनिटी से 7 बिल्कुल सही है। Minus infinity to 3. बिल्कुल नहीं, इसका आंसर है माइनस इंफिनिटी से 7। अभी करते हैं ओपन, ये होगा इसका आंसर। क्यों होगा? क्योंकि देखो x माइनस 1/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 या 2 से कम है, इसका मतलब x माइनस 1/2 क्या होगा? बताओ जरा मुझे, x माइनस 1/2 3 से कम होगा कि नहीं होगा? ये बताओ। यस ये चीज ये बोल रही है कि नहीं बोल रही है? दिस इज कन्वेइंग दिस और नॉट? बिकॉज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 1 इज लेस देन x माइनस 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 2, दैट मींस x माइनस 1/2 इज लेस देन 3। ये है इसका मतलब। क्या हुआ? इसका मतलब हो गया x इज लेस देन 7। किसी को नहीं समझ में आया तो भाई पूछ लो, इंपॉर्टेंट है ये चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है। बोलो। सर, मुझे थर्ड वाला नहीं समझ आया। थर्ड वाला, ये वाला बेटा जिसको सर्कल कर रहा हूं, ये वाला। यस सर। अरे ये बोल रहा है, देख n की जगह कोई इंटीजर डाल लेना, n को 3 डाल ले या 5 डाल ले, वो कह रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज ग्रेटर देन 5, ये बोल रहा है वो। तो अगर तेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 से बड़ा है तो तेरा x क्या होगा? x तेरा 6 से बड़ा होगा कि नहीं होगा? बता, खुद ही बता। यस सर। बस हो गया, यही लिखा है यहाँ पे देख। अगर ये n है तो ये n प्लस 1 हो जाएगा, ये लिखा है, जनरलाइज कर दिया उठा के। यस सर, समझ। बच्चों ये क्लियर है सबको? आगे चलो। सर लास्ट वाला क्वेश्चन भी बता दीजिए। लास्ट वाला दोबारा बता देता हूँ एक बार। देखो बच्चे लास्ट वाले में वो बोल रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 2। तो मुझे ये बता पहले, अगर मैं तेरे को ये दे दूं, सिर्फ मैं कह दूं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ fx इज लेस देन इक्वल टू 2, तो यहां से तू क्या इन्फ्रेंस निकाल सकती है fx के बारे में? पहले तो मुझे बता अपने आप, उसके बाद मैं आगे बोलता हूँ। तू क्या बोलेगी इसके बारे में कि fx क्या होगा? बच्चे fx का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 या 2 से कम है, इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते क्या कि fx 3 से कम होगा? अगर fx 3 से कम होगा तभी तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 या 2 से कम होगा बच्चे। यस सर। पक्का? क्लियर है? यस सर। ठीक है, यहाँ पे इक्वालिटी भी नहीं आएगी, ये इक्वालिटी भी नहीं आएगी, यहाँ पे इक्वल नहीं हो सकता। ये इक्वल होगा तो 3 हो जाएगा, ये होगा तो बस इसको तू यहाँ पे अप्लाई कर दे। अब जैसे तू यहाँ पे अप्लाई करेगी, क्या बोलेगी? तू कहेगी सर x माइनस 1/2 हैज टू बी लेस देन 3, दैट मींस x इज लेस देन 7। खत्म हो गई बात, आंसर आ गया हमारा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, किसी को और कुछ पूछना है तो पूछो, वरना मैं थोड़े से और छोटे छोटे क्वेश्चन दूंगा ऐसे, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। चलो लेट्स प्रोसीड। चलो बेटे बच्चों, चलूं आगे? किसी को कुछ पूछना है? No, sir. Sir, चलो आगे सर। चलिए. चलिए लेट्स प्रोसीड। अच्छा भाई, इसका आंसर बताओ जरा, देखता हूँ कितनी अंडरस्टैंडिंग है तुम लोगों की। इसकी अंडरस्टैंडिंग में जानबूझ के डेवलप करवा रहा हूँ, इसलिए छोटी छोटी चीजें दिए जा रहा हूँ। बताओ वो इसका आंसर क्या है? x बिलोंग्स टू, Not बोलो। possible. 1 से 1 to 2. ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू 3/2, Not possible. नॉट पॉसिबल। 5
क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा इंटीजर आएगा भैया, ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा इंटीजर आता है, ध्यान रखिएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर कभी भी फ्रैक्शन नहीं हो सकता। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लेना इसमें। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स नॉट इक्वल टू -1, बताओ आंसर क्या होगा इसमें। एक्स कहां से कहां जाएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज नॉट इक्वल टू -1, एक्स बिलोंग्स टू, बोलो। R minus आर 1 to माइनस 1 से आर माइनस -1 to 0. -1 से 0, -1 to बिल्कुल 0. -1 से 0, 0 ओपन, ये बनेगा बच्चों, ये बनेगा। किसी को पूछना है तो पूछ लो, क्योंकि -1 से 0 के बीच में अगर x हो गया तो उसका ग्रेटर इंटीजर -1 आएगा, जो कि मुझे नहीं चाहिए, जो कि मुझे नहीं चाहिए। इसका मतलब x कुछ कोई भी रियल नंबर हो सकता है -1 से 0 के अलावा। क्लियर है सबको ये? यस सर। ठीक यस है सर। बच्चों, अब मैं अगला जो लिख रहा हूं वो आप सारे लोग अपने आप सॉल्व करेंगे और मुझे आंसर बताएंगे, और कोशिश कीजिएगा कि गलती ना करें। छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनमें गलती नहीं होनी चाहिए, तभी कंसेप्ट क्लियर होता है। लो भाई, इसे सॉल्व करो, पूरा आंसर बताओ कितना होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x - 2/3 इज नॉट इक्वल टू 2, निकालो आंसर। करो सब लोग, 1 मिनट दे रहा R हूं। minus 8 to 9. r माइनस, R minus 8 to 9. 8 to 9. नहीं बेटा नहीं, r - 8 to 9 नहीं होगा, सोच जरा दोबारा, फंडा लगा। r - 8 to 9 नहीं आएगा इसका आंसर। R minus 8 to 11. r - 8 to 11 बेटा ओपन क्लोज बता दे। 11 पे सर ओपन है और 8 पे क्लोज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, यही आंसर है। सब लोग देख लो, एक बार ट्राई कर लो अपने आप। इसका आंसर Yes, लिख sir, रहा हूं आ बोर्ड गया। पे। इसका आंसर आएगा x बिलोंग्स टू r - 8 to 11। बच्चों कुछ नहीं करना है, इक्वालिटी लेके सॉल्व कर दो, उसको बाद में डिलीट हटा दो। 8 to 11 ये इसका आंसर आएगा बच्चों। कुछ नहीं करना है, सिर्फ इक्वालिटी लेके सॉल्व कर लो और बाद में इनइक्वालिटी लगा दो। दिस विल बी x बिलोंग्स टू r - 8 to 11, ये इसका आंसर है। ओपन, ये क्लोज क्यों होगा? एक बार सॉल्व कर लो इसको, कि दिस इज लेस देन 3, जो हमने अभी देखा था। दैट मींस x इज नॉट इक्वल टू 2, तो ये दिस विल बी लेस देन इक्वल टू 3 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसको सॉल्व कर लो, तो यू विल गेट x विल बी लेस देन 3 3 9 दूनी 11, x विल बी लेस देन 11 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 3 दूनी 6 और 8। तो अगर ये होता, अगर इक्वालिटी होती, अगर मैं कहता कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x - 2, ग्रेटेस्ट, अरे यार इसमें भी चलना बंद हो गया, पता नहीं ये क्या हो रहा है, मुझे लग रहा है बैटरी का चक्कर तो नहीं है, देखता हूं। तो अगर मैं कहता x - 2/3 इज इक्वल टू 2, तो क्या आंसर होता इसका? इसका आंसर होता ये। अब मैं कह रहा हूं नॉट इक्वल टू 2, तो आंसर क्या हो जाएगा? पूरे रियल नंबर में से 8 और 11 को हटा दो। मैं मान रहा हूं, अज्यूम कर रहा हूं कि ये क्लियर होगा सबको, अगर नहीं है तो पूछ लो भाई, फिर आगे चलूंगा यहां से। बच्चों क्लियर है ये? यस सर। ठीक है, सर एक इसका बात आंसर और, बताओ। हाँ बोलो बोलो बोलो, किसी को पूछना है तो। सर ये R - 8, 11 वाला दोबारा बता दो। देख, हमने बेटा क्वेश्चन ये दिया था कि हम ये कह रहे हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x - 2/3, x - 2/3, अरे यार ये क्या हो रहा है पेन में, एक मिनट। हाँ बच्चे, हम ये कह रहे हैं कि ये जो है x - 2/3 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, वो तेरा 2 नहीं होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ जो तेरा x - 2/3 है, x - 2/3 जो हमारा है, वो 3 और 2 के बीच में नहीं आना चाहिए। यही तो आंसर हुआ, ये समझ में आ रहा है जो लिखा मैंने पहले, ये बता। यस सर। वो इसके बीच में नहीं आएगा। इसका मतलब x जो है वो 11 और 8 के बीच में नहीं आएगा। तो इसको लिखने का एक और तरीका है, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स माइनस, जहां पे नहीं आएगा उनको घटा दे, 8 से 11, बस खत्म हो गई बात। भाई क्लियर है? यस सर। चलो इसका आंसर बताओ भाई, देखते हैं इसमें तुम लोग गलती करते हो क्या करते हो। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज नॉट इक्वल टू हाफ। आंसर, x कहां से कहां जाएगा? सर R। बहुत बढ़िया, ये सबको क्लियर होना चाहिए। नहीं क्लियर है तो पूछ लो एक बार। x विल बिलोंग टू r, अगर ऐसा होगा तो x जो है r से बिलोंग करेगा, x कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? यस। चलो अब मैं एक काम करता हूं, थोड़ा सा लेवल बढ़ाता हूं। ये हमारा इंट्रोडक्शन था बेसिकली ग्रेटेस्ट इंटीजर का। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट लेवल। सपोज करो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं यहां पे समझाने के लिए। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस
ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। लेट्स से ये क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो बच्चों इसको मैं ग्राफ से करूंगा। मैंने ग्राफ अभी आपको कराई नहीं है, कराना शुरू नहीं करे हैं, लेकिन बेसिक ग्राफ हम लोगों को पता है। ये हमारा ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, और ये हमारा ग्राफ है y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का, जो कि हमको पता है। तो मैं इन दोनों ग्राफ को प्लॉट करूंगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। ध्यान से देखना कैसे करूंगा, उसके बाद मैं आपको एक घर के लिए भी क्वेश्चन दूंगा इसी क्वेश्चन पे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले दोनों ग्राफ बना लेते हैं। मान लो ये ग्राफ है आपका fx और ये ग्राफ है आपका gx। तो जहां जहां पे f और g मिलेंगे वहां वहां पे हमारा सोल्यूशन आएगा। तो पहले मैं बना रहा हूं f का ग्राफ बनाने के लिए 2-4 पॉइंट्स ले लेते हैं ताकि एक बार आइडिया लग जाए। बच्चों ध्यान रखना, थ्रू आउट IIT मैथ्स में हम लोग ग्राफ काफी करेंगे, क्योंकि ग्राफ बहुत पावरफुल टूल है जो क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करता है। तो भाई मैं बना रहा हूं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। सबको पता है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला बनेगा इस तरीके से, अपवर्ड साइड पैराबोला। 1,1 से पास करेगा, -1,1 से पास करेगा और ओरिजिन से पास करेगा 0,0। तो 3 पॉइंट है, काफी है मेरे पास। तो 1,1 यहां से पास कर रहा है ये ग्राफ, -1,1 यहां से पास करेगा ये ग्राफ, और 2,4 से पास करेगा, और -2,4 से पास करेगा। तो अगर इस ग्राफ को आप स्मूथ एक पैराबोला बना दो तो आपका जो पैराबोला है वो कुछ ऐसा करके बनेगा। ये आपका बन गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का स्मूथ ग्राफ। ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ आ गया भाई। क्लियर है ये ग्राफ सबको? ये हो गया बच्चों y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। भाई क्लियर है नहीं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ? जी सर। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसी ग्राफ पे फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ मैप कर रहे हैं। अब फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ मुझे पता है कैसा होता है। फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ जब 0 से 1 जाता है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऐसे आता है, स्ट्रेट लाइन। एक चीज ध्यान रखिएगा बच्चों, 0 से 1 में, 0 से 1 के बीच में, ये ध्यान रखिएगा, ये छोटी छोटी चीजें होती हैं IIT के पेपर में। देखिए, इफ x is between 0 and 1, if x is between 0 and 1, तो x cube will be less than x square will be less than x। ये तो पता होगा शायद, अगर x 0 से 1 के बीच में होगा तो ये होगा। यस सर। ठीक है, तो अगर आप 0 से 1 के बीच में ग्राफ बनाएंगे, ये सपोज कर लो ये 1,1 है, ये तीनों ग्राफ, ये ग्राफ, ये ग्राफ और ये ग्राफ, ये तीनों ग्राफ 1,1 से पास करते हैं। तो एक बनेगा ऐसे विच इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x y इज इक्वल टू x, एक बनेगा ऐसे विच इज एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ आएगा बीच वाला, और एक बनेगा सबसे नीचे ले लो एक्स क्यूब का ग्राफ, वो आता है ऐसे करके आता है, ऐसे फिर ऐसे, वो ऐसे जाएगा नीचे से ऐसे जाएगा। अरे भाई काला पेन क्यों नहीं हुआ, काला पेन हो जा। हाँ, ये जाएगा बच्चों एक्स क्यूब का ग्राफ नीचे। तो ध्यान रखिएगा, लाल वाला एक्स स्क्वायर है बीच वाला, और सबसे नीचे वाला, सबसे कोने वाला, सबसे नीचे वाला है एक्स क्यूब। तो 0 और 1 के बीच में एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर से छोटा होगा, एक्स फोर इससे भी छोटा होगा, सारे छोटे होते चले जाएंगे। क्लियर है ये चीज? यस। और रूट एक्स इसके ऊपर आएगा, एंड दिस विल बी लेस देन रूट एक्स। रूट एक्स सबसे बड़ा हो जाएगा, अगर रूट एक्स का ग्राफ बनाओगे तो रूट एक्स सबसे बड़ा हो जाएगा 0 से 1 के बीच में। ये कराऊंगा मैं बाद में, ये रूट एक्स का ग्राफ आएगा काले वाला, ये जो ऊपर काले वाला बना है ये रूट एक्स का ग्राफ है। तो 0 से 1 के बीच में रूट एक्स सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद एक्स होगा, उसके बाद एक्स स्क्वायर होगा, उसके बाद एक्स क्यूब होगा, एंड सो ऑन। बच्चों क्लियर है ये चीजें? यस सर। 0 से 1 में होगा ये, सिर्फ 1 के बाद चेंज हो जाएगा। जैसे ही 1 आएगा तो 1 के बाद ये नीचे चला जाएगा काले वाला, ये यहां चला जाएगा, ये पैराबोला यहां चला जाएगा, और क्यूबिक वाला यहां चला जाएगा। 1 के बाद चेंज हो जाएंगे, सडनली 1 के बाद चेंज हो जाएंगे। 1 के बाद ये एक्स क्यूब हो जाएगा, ये नीचे वाला रूट एक्स हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बच्चों ये क्लियर है या डिटेल में दोबारा बताऊं? बच्चों क्लियर है या दोबारा बताऊं? बोलो। क्लियर है। ठीक है, ये एक्स का ग्राफ है, ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, ये एक्स क्यूब का ग्राफ है, ये रूट एक्स का ग्राफ है, 1 तक ले 1 तक। उसके बाद रूट एक्स ऐसा चला जाएगा, ये रूट एक्स का ग्राफ है, ये y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है, ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है पैराबोला, और ये y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ है। तो 1 तक ये उल्टा रहेंगे, और 1 के बाद ये सारे चेंज हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा इन चीजों को। इन चीजों को ध्यान रखिएगा, ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स है, और ये रूट एक्स है। जैसे ही आप 1 से आगे बढ़ेंगे इक्वेशन चेंज हो जाएगी आपकी, ग्राफ उल्टे हो जाएंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से ये सबको क्लियर होगा। तो अब मैं इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूं जो मैंने करने के लिए दिया है। इसी क्वेश्चन से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन आपको घर के लिए भी दूंगा आज, ग्राफ से रिलेटेड, तो उनको भी एक बार अटेम्प्ट कर लीजिएगा। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बस अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। तो बच्चों हमको सोल्व करनी है यही क्वेश्चन,
हमको सोल्व करनी है ये इक्वेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं ग्राफ बनाना शुरू कर रहा हूं फ्रैक्शनल पार्ट का। तो ये मेरा फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ बन रहा है, जो मैं बना रहा हूं आपके सामने फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ। तो आपको देख के पता चल चुका है कि एक सॉल्यूशन तो ओरिजिन पे आ रहा है 0 0 पे, एक सॉल्यूशन तो यहाँ पे आ गया, देखो ये रहा। और दूसरा सॉल्यूशन अब यहाँ पे तो आएगा नहीं, देखो 1 से 2 के बीच में तो सॉल्यूशन आएगा नहीं, 1 से 2 में कोई सॉल्यूशन नहीं है, 2 से 3 में भी कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, क्योंकि दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये भी सॉल्यूशन नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो, ये फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ बना रहा हूं मैं, तो यहाँ पे एक सॉल्यूशन आ गया बेटा, ये देखो ये एक सॉल्यूशन आ गया। उसके बाद ये पास करता है 1,1 से, और ये भी पास करेगा ऐसे करके, लेकिन ये ओपन होगा, तो ये भी सॉल्यूशन नहीं होगा। उसके बाद 3 से लेके जाएगा 2 तक, ये भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो बच्चों ग्राफ जैसे ही आप बनाओगे, आप ग्राफ देख के बता सकते हो। उसने पूछा है क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने, तो आप कह सकते हैं कि 2 सॉल्यूशन है, देख के पता चल रहा है ग्राफ से। तो ग्राफ जो है बहुत पावरफुल टूल है नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए। अगर कोई आपसे पूछता है कि सॉल्यूशन की वैल्यू कितनी है, अगर ये पूछता है, तो बच्चों हर केस में सॉल्यूशन की वैल्यू आप नहीं निकाल सकते ग्राफ से, कुछ केसेस में निकाल सकते हैं। नॉर्मली उन केसेस में जहां पे ये वाला फंक्शन आ रहा होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर, या फिर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन आ रहा होता है, वहां पे हम एग्जैक्ट सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं। जैसे अगर कोई मुझे बोले कि sin x इज इक्वल टू x/100, ये कराऊंगा मैं आपको बाद में, ये सब कराऊंगा मैं ग्राफ्स में। कोई बोलता है कि sin x इज इक्वल टू x/100, बताओ कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आप ग्राफ से निकाल सकते हैं, आराम से निकल जाएंगे। लेकिन अगर कोई बोले कि एग्जैक्ट सॉल्यूशंस बताओ कौन कौन से हैं, तो नहीं निकल पाएंगे, इस केस में नहीं निकल पाएंगे। तो ग्राफ से हम एग्जैक्ट सॉल्यूशन हमेशा नहीं निकाल सकते। जैसे कोई बोले कि y इक्वल टू x³ का ग्राफ है, तो ये हमारा y इक्वल टू x³ का ग्राफ जा रहा है, इसके ऊपर sin x का ग्राफ बना दो, तो sin x का ग्राफ बना दो तो पता चल जाएगा कि y इक्वल टू x³ और sin x के कितने सॉल्यूशन है, पता चल जाएगा हमको देख के। लेकिन नंबर ऑफ सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। कुछ केसेस में नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ध्यान रखना मेरी बात। किन किन केसेस में निकाल सकते हैं, नॉर्मली इन केसेस में निकाल सकते हैं जहां पे GIF या फिर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन आ रहा होता है, वहां पे हम नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, मतलब एग्जैक्ट सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ सॉल्यूशन तो निकलेगा ही, एग्जैक्ट सॉल्यूशन भी निकल जाएगा। जैसे इस केस में सॉल्व कर रहा हूं मैं, अभी देखना कैसे निकलेगा एग्जैक्ट सॉल्यूशन। तो बच्चों एक सॉल्यूशन तो बी है, जो कि देख के पता चल रहा है कि ओरिजिन है, तो एक सॉल्यूशन तो आ गया 0, तो x इज इक्वल टू 0 इज वन सॉल्यूशन। लेट्स लुक एट अनदर सॉल्यूशन। दूसरा सॉल्यूशन ग्राफ से पता चल रहा है कहां पे है, दूसरा सॉल्यूशन है व्हेन x इज बिटवीन -1 and 1, सॉरी -1 and 0। ये देख के पता चल रहा है कि जब x हमारा -1 से 0 के बीच में है तो दूसरा सॉल्यूशन आ रहा है। अब तुम मुझे ये बताओ, अगर x -1 से 0 के बीच में है तो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू क्या होगी? फ्रैक्शनल पार्ट होता है बच्चों x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। यार ये ना मुझे चेक करना पड़ेगा ये क्या हो रहा है मेरे कंप्यूटर में। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो होता है बच्चों, वो होता है आपका x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब अगर x आपका -1 से 2 के बीच, -1 से 0 के बीच में, जैसा कि ग्राफ से पता चल रहा है, जो पॉइंट A है वो कहां पे आ रहा है, -1 से 0 के बीच में आ रहा है। तो अगर -1 से 0 के बीच में सॉल्यूशन है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी x + 1। क्यों? क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर x कितना हो जाएगा? -1। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा? -1। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x + 1। तो ये जो लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? x + 1। सबसे पहले मुझे बताओ, ये अब तक समझ में आया जो मैंने बोला है? नो सर। नहीं आया समझ में? भाई कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया, ये बता दो जरा। ये सर ग्राफ के इक्वेशन सर, जो है? आप x + 1 लिखे हैं सर वो। हाँ, x + 1 नहीं समझ में आया कैसे हुआ? नो सर। बच्चे ये देख, तू मुझे ये बता, तेरे को ग्राफ देख के पता चल रहा है कि जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन A, वो कहां पे आ रहा है? वो x = 0 और -1 के बीच में आ रहा है, ये तो देख के पता चल रहा है। ये क्लियर है? पहले ये बता। यस सर। अब तो मुझे ये बता, अगर x 0 और -1 के बीच में है, तो ये जो फ्रैक्शनल पार्ट की लाइन है, इसकी इक्वेशन क्या होगी? फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है? फ्रैक्शनल पार्ट होता है तेरा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ये भी क्लियर होगा तेरे को? यस सर। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर x कितना होगा? अगर तेरा x -1 से 0 के बीच में है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x कितना हो गया बच्चे? -1। -1। तो यहाँ पे -1 डाल दे, तेरा फ्रैक्शनल पार्ट x कितना हो गया? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हो गया तेरा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। नाउ यू नो from the graph that x is between 0 and -1. So if x is between 0 and -1, your greatest integer is going to be -1. तो ये हो जाएगा x minus -1, which is equal to x + 1. तो जो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू होती है, जो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू होती है, अगर x तेरा -1 से 0 के बीच में है, तो जो फ्रैक्शनल पार्ट x की वैल्यू है वो x + 1 है। क्लियर है अब? यस सर। बस। तो सॉल्यूशन A निकालने के लिए भी तो ऑब्वियस है कि ओरिजिन है 0 है, तो 4 पॉइंट A क्या करेंगे? 4 पॉइंट A, ये वाली जो इक्वेशन है और ये वाली जो इक्वेशन है, काले वाला ग्राफ क्या है? काले वाला ग्राफ हर जगह x² है। लाल वाला ग्राफ क्या है? लाल वाला ग्राफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है। ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अलग अलग जगह है, इसकी वैल्यू अलग होगी। यहाँ पे होगी x, यहाँ पे होगी x - 1, ये x - 1 की इक्वेशन है भाई, जिनको स्ट्रेट लाइन पता है। ये है x - 2, ये है x + 1, ये है x + 2 एंड सो ऑन। ये मैंने फ्रैक्शनल पार्ट की इक्वेशन लिख दी, देखो अलग अलग जगह।
अगर x तुम्हारा 0 से 1 होगा तो फ्रैक्शनल पार्ट x होगा, x अगर 1 से 2 होगा तो फ्रैक्शनल पार्ट x माइनस 1 होगा, x अगर 2 to 3 होगा तो फ्रैक्शनल पार्ट x माइनस 2 होगा, एंड सो ऑन। बताओ पहले, क्लियर है ये चीज? यस सर। बस। तो 4 पॉइंट ए, इस पॉइंट ए को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को किसके साथ सॉल्व करेंगे, x प्लस 1 के साथ। वी विल सॉल्व एक्स स्क्वायर विद x प्लस 1, क्योंकि पॉइंट ए 0 और 1 के बीच, 0 और -1 के बीच में है, 0 और -1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फ्रैक्शनल पार्ट लाइन है, फ्रैक्शनल पार्ट का जो ग्राफ है उसकी इक्वेशन है x प्लस 1, और हमको सॉल्व करना था एक्स स्क्वायर इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। नाउ दिस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज x प्लस 1, 4 पॉइंट ए। बच्चों क्लियर है ये चीज? यस। बस इसे सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम कहेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, विच गिव्स मी x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac विच इज 5 डिवाइडेड बाय 2। तो बच्चों हमारे पास दो वैल्यू आई, x की एक वैल्यू आई 1 प्लस रूट 5 बाय 2 और दूसरी वैल्यू आई 1 माइनस रूट 5 बाय 2। अब हमें क्या चाहिए था, हमें वो वैल्यू चाहिए जो 0 और 1 के बीच में है, तो ये वैल्यू हम नेग्लेक्ट कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, क्योंकि ये 0 और 1 के बीच में नहीं है, ये 0 और 1 के बीच में है। तो इस क्वेश्चन के दो सोल्यूशन आ गए। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट x के दो सोल्यूशन है बच्चों, क्या क्या है, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1 माइनस रूट 5 बाय 2। दीज आर द टू सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। ये है ग्राफ को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड और तरीका, ट्रिक। किसी को कुछ भी पूछना है इससे रिलेटेड जो बोर्ड पे है तो भाई पूछ लो एक बार, क्योंकि मैं एक ऐसा क्वेश्चन आपको अब घर के लिए देने वाला हूं जो कि मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। बच्चों इसको अच्छे से रिवाइज करना, फ्रैक्शनल पार्ट को और ग्रेटेस्ट इंटीजर को, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत यूज होगा। किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, उसके बाद मैं तुम्हें घर के लिए क्वेश्चन दे देता हूँ एक, और भी कुछ कराऊंगा, वो भी कराऊंगा इसके बाद। पूछो किसी को कुछ पूछना तो पहले। सर ये x की एक और वैल्यू क्यों आई है जब वो वहां पे इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा? बेटा कर तो रहा है इंटरसेक्ट, एक 0 पे कर रहा है, ये देख दोनों ग्राफ को देखना, काले वाले को लाल वाले को, कर तो रहे हैं इंटरसेक्ट, कहां नहीं कर रहे हैं। 1 प्लस रूट 5 बाय 2। 1 प्लस रूट 5 बाय 2, बच्चे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जब तू उसको कंपेयर कर रहा है तो तू x को स्क्वायर कर रहा है ना, यहाँ पे स्क्वायर कर रहा है तो दो रूट आ रहे हैं, उनमें से एक रूट हमारे लिए वैलिड है, एक रूट वैलिड नहीं है, वो इमेजनरी रूट मान ले एक तरीके से, ये समझ ले कि एक इमेजनरी रूट है, मतलब इस ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से इमेजनरी है वो। ओके सर। ठीक है, तेरे को बेसिकली ये देखना है कि ग्राफ में कितनी जगह कट कर रहा है। जैसे मैं तेरे को कोई और क्वेश्चन दे दूं, जैसे मैं कह दूं कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, कुछ भी क्वेश्चन होगा, अभी मैं अगला क्वेश्चन दूंगा तो वो करना तुम लोग ट्राई, तो वहां से तुम्हें पता चल जाएगा तुमको ग्राफ को यूज करके करना है, क्योंकि ग्राफ को यूज करके नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, तुम इसको भी सोल्यूशन मान लोगे, ये सोल्यूशन नहीं है लेकिन ग्राफ से पता चल रहा है। सर उसके अकॉर्डिंग वो जो लाइन है वो फर्स्ट मतलब क्वाड्रेंट में कट कर रही है। वो लाइन नहीं सही इसमें कर रही है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में, ये पॉइंट ए के लिए सेकंड क्वाड्रेंट में है और पॉइंट बी के लिए ओरिजिन है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जहां पे कट कर रही है ना बेटा वो ओपन है, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट में लिख रहा हूं पॉइंट सी, देखो ये जो पॉइंट सी में लिख रहा हूं, पॉइंट सी ओपन है, क्योंकि पॉइंट सी ओपन है तो वो दोनों इंटरसेक्ट नहीं कर रहे कर वहां पे, तो वो सोल्यूशन नहीं आएगा। दिस इज नॉट अ, सी इज नॉट अ सोल्यूशन। क्लियर है? यस सर, वो x प्लस 1 कट करेगा ना फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, इसलिए उसको मतलब काट दिया है वो मतलब पॉइंट। हाँ 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 ठीक है। अरे बच्चे अभी, हाँ बिल्कुल ठीक है, अभी एक बच्चे ने पूछा था कि सर ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 में ये दो सोल्यूशन क्यों आ रहे हैं, ये वाला सोल्यूशन क्यों आ रहा है 1 प्लस रूट 5 बाय 2। बेटा देख 1 प्लस रूट 5 बाय, बिल्कुल सही कहा इसने जो आंसर दिया है, 1 प्लस रूट 5 बाय 2 इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जो लाइन है तेरी एक्स प्लस 1 वाली, अगर तू इस लाइन को एक्सटेंड कर दे, अगर तू इस लाइन को, क्योंकि हम कर क्या रहे हैं, हमारे पास ये सोल्यूशन कहां से आया, सोल्यूशन यहीं से तो आया हमारा कि हम एक्स स्क्वायर को सोल्व कर रहे हैं एक्स प्लस 1 के साथ, तो अगर तू एक्स प्लस 1 को एक्सटेंड कर दे तो ये जो दूसरा सोल्यूशन आएगा वो सोल्यूशन आ रहा है 1 प्लस रूट 5 बाय 2। बिल्कुल सही बेटा, बहुत बढ़िया, मेरे ख्याल से समझ गए होंगे सारे लोग क्या हो रहा है, लेकिन हमारे क्वेश्चन के लिए वो सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन के लिए सिर्फ ये वाला पॉइंट वैलिड है, पॉइंट ए। सर जिसकी हमने इक्वेशन लिखी है वो लाइन सेगमेंट है, बट हमने उसे लाइन मान के लिखा था। हाँ 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 हाँ, हमने बेसिकली एक्स स्क्वायर को सॉल्व किया है एक्स प्लस 1 के साथ। अब ये तो हमें पता है ना कि हम सिर्फ एक्स की वो वैल्यू लेंगे जो -1 से 0 के बीच में है, जब तू मैथ से सॉल्व करेगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो सोल्यूशन आ गए इसके, क्योंकि अगर हम तो एक पैराबोला को लाइन के साथ सॉल्व कर रहे हैं, अब ये लाइन जो है लाइन तो पूरी एक्सटेंड कर रही है, तो ये लाइन पैराबोला को कहां कहां पे काट रही है, यहाँ पे काट रही है, यहाँ पे काट रही है, तो दो सोल्यूशन दे दिए उसने, लेकिन उन दोनों में से हमारे लिए एक ही वैलिड है जो इस रेंज में है, क्योंकि हमारा ग्राफ वैसा है। क्लियर है सबको? Yes. बच्चों कुछ पूछना है इसमें तो पूछो, वरना मैं यहां से आगे चल रहा हूं। अब चलो आपका एक होमवर्क क्वेश्चन, सब लोग इंडिपेंडेंटली ट्राई करेंगे, मैं अगली क्लास इसी क्वेश्चन के साथ शुरू करूंगा डिस्कशन में। सॉल्व, ये होमवर्क है बच्चों आप लोगों के लिए, मेरा मानना है कि इसमें आप ग्राफ बना लोगे आराम से। सॉल्व
एक्स स्क्वायर, एक मिनट अच्छे से लिख देता हूं, सॉल्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। थोड़ा सा चेंज कर दिया, 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कर दिया। इसका ग्राफ मेरे ख्याल से तुम लोग बना ही लोगे, नहीं तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं, अगर दिक्कत होगी तो बनाने में। वैसे मुझे लगता है इसका बना लोगे, 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का। ये है बच्चों, ये क्वेश्चन सोल्व करना है आपको। अगली क्लास से पहले हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे, इसका क्या क्या आंसर आया, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी और कुछ नहीं। ये क्वेश्चन है बच्चों। अच्छा, 2 फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का ग्राफ बना लोगे कि बता दूं? इसका ग्राफ बना लोगे सब लोग या बताऊं? सर एक्स स्क्वायर बाई 2 का ग्राफ बना लेंगे तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऐसे ही हो जाएगा। अच्छा ठीक है, एक्स स्क्वायर बाय 2 का ग्राफ बना लो, जैसे मर्जी कर लो, ठीक है, दोनों तरीके हैं। वैसे इसको ध्यान से देखो तो इसमें अब जो y है ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, ये तो वैसे ही रहेगा, ये 2 टाइम्स हो गया। तो एक बार हिंट दे देता हूं, ऐसा ना हो बच्चों को दिक्कत हो बाद में करते हुए। ये बच्चों ऐसे जाएगा बेसिकली, ये 2 तक जाएगा अब आपका, ये एक ही रहेगा, ये 2 तक जाएगा, ये ऐसा बनेगा आपका। 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का जो ग्राफ है वो ऐसा बनेगा जैसा मैं बना रहा हूँ बोर्ड पे। ये है आपका 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ। ये सब हम करेंगे जब हम ग्राफ डिटेल में करेंगे, लेकिन मैंने ऐसे एक बार लिख के दिखा दिया, बना दिया, ताकि बच्चे इसको अटेम्प्ट कर सके, दिक्कत ना हो बच्चों को। ये इसका ग्राफ है बच्चों, y इज इक्वल टू 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ। ये बनेगा आपके सामने जो मैंने बोर्ड पे बनाया है। एक बार ट्राई कर लेना इस क्वेश्चन को, ये बनेगा, ये जो लाइन बनेगी ये 2 की बनेगी आपकी। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ठीक है, मैं एक काम करता हूं, मैं इसके अलावा आपको 2 क्वेश्चन और दे देता हूं आज, और मैं अगली क्लास में ये दोनों क्वेश्चन डिस्कस करके फिर आपके साथ आगे चलूंगा। बच्चों अच्छे क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन तो सिंपल है, ये आप मैनेज कर लोगे, आप में से ज्यादातर बच्चे इसको मैनेज कर लेंगे। जो दूसरा क्वेश्चन मैं दे रहा हूं वो हो सकता है मैनेज करने में आप लोगों को दिक्कत आ जाए, लेकिन आप समझो इस बात को कि हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के माध्यम से ही थ्योरी करेंगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मैं यहाँ पे स्टार मार्क कर रहा हूँ, एक बार सब लोग अपने आप ट्राई कर लेना, अगर होता है तो, नहीं होगा तो मैं इसको अगली क्लास में कराऊंगा। और अगली क्लास में भी हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, अभी एक क्लास और चलेगी बच्चे इस टॉपिक की, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, इनको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास भी यही टॉपिक चलेगा। तो एक बार ये सारे ग्राफ जो मैंने अभी दिए हैं इनको करके रखना, जो दे रहा हूं मैं अभी, और इसको पढ़ लेना बच्चों, टॉपिक को कहीं से भी, जो भी तुम्हारे पास किताब है ना उससे इस टॉपिक के साथ कंफर्टेबल हो जाना। बेसिकली हमको 3 चीजों के साथ कंफर्टेबल होना है आज की क्लास के बाद, मॉडक्स के साथ, ग्रेटेस्ट इंटीजर के साथ और फ्रैक्शनल पार्ट के साथ। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है बेटा आईआईटी मैथ्स के। अगला क्वेश्चन होमवर्क है, फाइंड, लिख लो इसको, मैं मतलब दे ही रहा हूं वैसे तो। फाइंड द एरिया बाउंडेड, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, एरिया बाउंडेड, इसके लिए आपको कंसेप्ट चाहिए होगा वरना आप गड़बड़ कर देंगे इस क्वेश्चन में अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा आपका। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, 2 क्वेश्चन दे रहा हूं इसके अंदर आपको, दोनों रिलेटेड है। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना है बस, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ब्रैकेट में लिख रहा हूं x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फर्स्ट क्वाड्रेंट अपने आप हो जाएगा, ठीक है। इसमें पहला पार्ट है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। बच्चों पहले ही बोल रहा हूं बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, ऐसा नहीं है कि सीधा हो जाएगा, इसलिए सारा कंसेप्ट रिवाइज करने पड़ेंगे आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर के। अपॉर्चुनिटी है, अच्छे से रिवाइज कर लो। पहला क्वेश्चन है ये पार्ट ए, और अगर पार्ट ए आपका हो गया तो आप पार्ट बी ट्राई कर सकते हैं। पार्ट बी सीधे करने जाओगे तो नहीं बन पाएगा जब तक पार्ट ए नहीं करोगे। दोनों क्वेश्चन रिलेटेड है एक तरीके से, ये समझ लो। इन तीनों क्वेश्चन के डिस्कशन के साथ मैं अपना अगला सेशन शुरू करूंगा। अगला सेशन मंडे या ट्यूसडे में ले लूंगा बेटा, मोस्ट प्रोबेबली ट्यूसडे लूंगा, बता दूंगा कब लूंगा। ये है आपका सेकंड क्वेश्चन, पहला है ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर y इज इक्वल टू 6, सेकंड इज ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर y इज इक्वल टू 6। थोड़ा सा इसमें हमने क्वेश्चन को ट्विक कर दिया, चेंज कर दिया। यार मेरे को ना ये पेन मुझे दिक्कत कर रहे हैं ये ऑनलाइन में, मैं तो चाह रहा हूँ जल्दी से जल्दी तुम लोगों की ऑफलाइन क्लास शुरू हो यार, क्योंकि ऑफलाइन में पढ़ाया जाता है बोर्ड पे, ऐसे कहाँ पढ़ाए, शक्ल दिखती नहीं है, पता नहीं चलता आदमी किससे बात कर रहा है किससे नहीं कर रहा है। सर ठीक कब है आना है? ऑफलाइन कब आना है सर? बच्चों, उन्होंने 5 सितंबर का बोला हुआ है, मैं तो चाह रहा हूँ कि 5 से शुरू हो जाए, बाकी बता देंगी मैडम, खुशहाली मैडम से पूछ लेना वो बता देंगी। तो ये है बच्चों दूसरा क्वेश्चन आपका, इसमें भी 60 दे रहा हूँ अच्छे पे। तो ये 3 क्वेश्चन आप लोग ट्राई करके रखना, तीनों क्वेश्चन अच्छे हैं, इनफैक्ट ये दोनों क्वेश्चन काफी अच्छे हैं जो दूसरे वाले हैं, दिमाग लगेगा, एनर्जी लगेगी, पहले क्वाड्रेंट में निकालना है बस, ठीक है। और भी मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन रखे हुए हैं, लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दे रहा हूं, तो इसको आप करके रखो। और नेक्स्ट क्लास का और उससे नेक्स्ट क्लास का क्या क्या कंसेप्ट होगा, क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे वो मैं बता देता हूँ।
जिससे बच्चे रिवाइज कर लें। बच्चे नेक्स्ट क्लास में तो हम लोग ग्रेटेस्ट डिजिट एक्स करेंगे और फ्रैक्शनल पार्ट एक्स करेंगे। इसकी काफी सारी प्रॉपर्टीज और काफी सारे क्वेश्चन और रिजल्ट्स बचे हुए हैं, वो मैं कराऊंगा। उसके बाद मैं अगली क्लास में अगर टाइम बचेगा तो वेवी कर्व करा दूंगा। मैं वेवी कर्व खत्म करा के ग्राफ की तरफ बढ़ना चाह रहा हूँ जल्दी से। अब वेवी कर्व खत्म कर लेंगे, वेवी कर्व के बाद विल मूव टू ग्राफ्स। ग्राफ इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी पावरफुल एरिया जिसमें हम आराम से टाइम स्पेंड करेंगे। बाकी नेक्स्ट क्लास में ये होगा, तो अगर किसी को देखना है नेट से या पढ़ना है पहले, तो वो इनको एक बार रिवाइज कर ले। और इन तीनों क्वेश्चंस को आप लोग करके रखिएगा जो बोर्ड पे लिखे हुए हैं। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आएंगे, इसका एरिया कितना निकलेगा, इस वाले का कितना एरिया आएगा, इस वाले का कितना एरिया आएगा, वहां से हम लोग इन क्वेश्चंस को शुरू करेंगे। और दे दूं क्या? नहीं, और मैं एक काम करता हूँ, अगला क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन मैं आपको अगली क्लास के बाद देता हूँ, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इन तीनों क्वेश्चन में। बच्चों मेरा स्ट्रॉन्ग सजेशन है, सारे बच्चे ये क्वेश्चंस अपने आप ट्राई करें, और अगर आपको आंसर्स चाहिए तो आप लोग ग्रुप में डाल दीजिएगा या मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा पर्सनली, एंड यू कैन आस्क मी कि सर इनके आंसर्स आप हमें ग्रुप में बता दें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही पढ़ा रहा हूँ, बस बहुत ज्यादा भारी नहीं कर रहा हूँ। अभी स्टार्ट हुआ है तो धीरे धीरे आगे बढ़ो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो जो मैं कराता जा रहा हूँ उन सब चीजों को आप लोग अपनी बुक से रेफर करके अच्छे से अप टू डेट कर लीजिए, क्योंकि इन सब चीजों का हमको बहुत जरूरत पड़ेगी पूरे के पूरे आईआईटी मैथ्स में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इनको हम बार बार रिवाइज नहीं करेंगे, तो इसको अच्छे से पढ़ते चले जाइएगा। ठीक है बच्चों, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। एक बच्चा पूछ रहा है सर व्हाट वाज द स्कोर ऑफ प्रीवियस स्टूडेंट। बेटा क्या मतलब हुआ इसका स्कोर का, एक बार पूछ लो। रोहित क्या पूछ रहे हो? सर जेडब्ल्यू मेन में स्कोर। बेटा जेडब्ल्यू मेंस में परसेंटाइल आई है, स्कोर्स तो पता नहीं, स्कोर्स तो देख वेरी करते हैं ना पेपर के हिसाब से। अब पेपर जो होते हैं अजीब अजीब से होते हैं, ऐसा भी होता है कि पेपर में किसी पेपर में बच्चे के नंबर ज्यादा है लेकिन परसेंटाइल कम है, किसी पेपर में नंबर कम है परसेंटाइल ज्यादा है, तो इसलिए जो स्कोर्स हैं मतलब परसेंटाइल मेरे ख्याल से दिल्ली में 99.2 के आसपास हैं कुछ बच्चे, और बाकी जो इनके सेंटर्स हैं जोधपुर वगैरह में 99.8 भी आए हैं एक दो बच्चों के, तो 99 के ऊपर इनके पास है मेरे ख्याल से 30-40 बच्चे होंगे, इतने 40-50 बच्चे तो होंगे जो 99 के ऊपर है। बाकी 98.8 98.9 इस टाइप के काफी सारे हैं, तो 99.5 99.2 99.4 इस टाइप के रिजल्ट निकलते हैं। बाकी बच्चों असली पेपर तो कल है, कल देखो क्या करते हैं बच्चे यहाँ के। और तुम में से भी जो बच्चे एडवांस का पेपर दे रहे हैं कल, ऑल द बेस्ट है, अच्छे से देना, इसी साल फोड़ दो और जाओ आईआईटी, बढ़िया रहेगा। ठीक है, किसी और को कुछ पूछना है तो पूछ लो एक बार, वरना मैं वाइंड अप करता हूँ आज का सेशन अभी। सर हाँ बोलो बोलो बच्चे। सर वो जो 6 नंबर क्वेश्चन था उसमें आंसर एलिमिनेट कैसे करेंगे? जो 6 नंबर क्वेश्चन था उसमें आंसर आ रहा था बेटा -4 और -1 -√3। सर सर मतलब 4 आंसर आ रहे तो 2 को एलिमिनेट कैसे करेंगे? 4 आंसर आएंगे तो 2 को एलिमिनेट कैसे करें, एक मिनट रुको मैं बताता हूँ कैसे करें। मैं एक बार शेयर कर देता हूँ। ये दिख रहा है आपको मेरा स्क्रीन? नहीं दिख रहा होगा ना अभी, रुको मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ पहले। जूम शेयर, हाँ ये देखो, ये बच्ची पूछ रही है चेतना की जो सर छठा क्वेश्चन था उसमें 4 आंसर आ रहे हैं तो 2 आंसर कैसे निकालें, 2 आंसर कैसे एलिमिनेट करें। बच्चे जो क्वेश्चन था छठा ये था x² + 4x + 3 ये था क्वेश्चन जहां तक मुझे याद है, 4x प्लस 3 + 2x + 5। अरे यार ये पेन चलना बंद हो गया मेरा, दिक्कत हो जाती है मेरे को एकदम। +2x + 5 = 0, ये था ना बच्चे? यस बेटा यही था ना। देख इसमें क्या करना है तेरे को, अब ये जो x² + 4x + 3 है, अगर तू इसको ध्यान से देखे तो x² + 4x + 3 इज सेम एज x + 1 × x + 3। इसका मतलब इसके रूट हो गए -1 और -3, तो एक -3 इसका रूट है, एक -1 इसका रूट है, तो ये ग्राफ तेरा ऐसा बन रहा है। अब तो इसमें मोड लगा दिया तो ये ऊपर चला जाएगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये हो गया x + 1 × x + 3 + 2x + 5। ठीक है, अब तू ये देख कि जब तेरा x -3 से कम होगा, जब तेरा x -3 से कम होगा, या फिर यूनियन, ये करे तो थे ना कल क्वेश्चन इस तरीके के, या फिर x तेरा -1 से ज्यादा होगा तो x² + 4x + 3 पॉजिटिव होगा। क्लियर है ये चीज, ये पॉजिटिव होगा। अगर ये पॉजिटिव होगा तो इक्वेशन बन जाएगी x² + 4x + 3 + 2x + 5। तो बच्चे तेरे को क्या करना है, तेरे जो आंसर आएंगे ना उनको तेरे को अब ऊपर वाले इंटरवल से मैच करना है। जैसे इसका आंसर कितना आ रहा है, ये आएगा x² + 6x + 8 = 0, ये बन रहा है। तो ये हो गया तेरा x + 4 और x + 2, यहाँ से आ जाएगा तेरा x + 4, ये बन जाएगा x + 4 × x + 4x + 2x + 2, ये बन जाएगा बच्चे। ठीक है, तो इसको तू सोल्व करेगी तो कितना आंसर आएगा तेरे यहाँ से सोल्व करेगी तो आंसर आएगा x =
अरे चल जा भाई पेन। x इज इक्वल टू -4 और -2, ठीक है। अब तू ये देख, तेरा ये कंडीशन क्या थी? कंडीशन थी x इज लेस देन -3 और ग्रेटर देन -1, तो x इक्वल टू -4 तो वैलिड सॉल्यूशन है, x इक्वल टू -2 कैंसिल हो गया। ऐसे ही तेरे बाकी जो 2 सॉल्यूशन निकलेंगे वहां से भी एक सॉल्यूशन कैंसिल हो जाएगा, एक सॉल्यूशन आंसर हो जाएगा, तो 4 सॉल्यूशन आएंगे लेकिन आंसर 2 ही होंगे। क्लियर है? यस सर। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो अभी। और ठीक है बच्चों, किसी को कुछ बोलना तो बोलो, वरना आई विल वाइंड ऑफ द मीटिंग एंड नेक्स्ट क्लास का मैं बता दूंगा। इसका मैं लेक्चर अभी रिकॉर्ड करके डाल दूंगा। ये तीनों क्वेश्चन जो मैंने दिए हैं ग्राफ के, इनको ट्राई कर लीजिएगा। किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, अदरवाइज इट विल बी बाय बाय फ्रॉम माय साइड। ठीक है फिर, थैंक्स अ लॉट है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। खुश रहो Thank बच्चों, you, अच्छे से sir. पढ़ाई करना। Thank you, ठीक है sir. बेटा, ठीक है बेटा, मिलते हैं।